तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलता है, देखो H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है, 2H प्लस HSO4 माइनस। 2H प्लस कैथोड में जाएगा, अपना रिडक्शन करवाएगा, हाइड्रोजन गैस देगा। HSO4 माइनस एनोड में जाएगा, अपना ऑक्सीडेशन करवाएगा और क्या देगा, मार्शल एसिड देगा, मार्शल एसिड देगा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें तो बनाना है H2O2। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे 2HSO4 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या दिया, मार्शल्स एसिड, जिसको आप परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप मार्शल्स एसिड भी बोलते हो, मार्शल्स एसिड भी आप बोलते हो। अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको मार्शल्स एसिड का हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखो ये सारे रिएक्शंस आपको फिर से 12th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो आप अभी से कंप्लीट करके रखो। तो ये जो मार्शल्स एसिड आपको मिला है ना, आप फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करो। अब जब फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो आपको ये देता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। दिस इज परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन पर ऑक्सी लिंकेजेस रहता है। यहाँ पे आप 5 ऑक्सीजन देख रहे हो ना, ये 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन के पास पर ऑक्सी लिंकेजेस मतलब -1 पे रहता है। ठीक है, और क्या देता है उसके साथ, H2SO4। फिर जो ये जो आपको मिला है ना परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, अगेन आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ तो आपको देगा H2SO4 और H2O2। तो ये जो आपको मैंने यहाँ पे रिएक्शंस जो बताया है, ये बहुत काम का रिएक्शंस है। ये आप अभी पढ़ो या फिर आप क्लास 12th में पढ़ो, बट आपको पढ़ना है क्योंकि यही सेम रिएक्शंस फिर से 12th क्लास में रिपीट होगा सल्फर कंपाउंड्स में। तो काफी इजी है, कुछ नहीं है रिएक्शन में। देखो आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, आप जस्ट अपना इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ाओ, आपको समझ में आ जाएगा। HSO4 माइनस बाइसल्फेट आयन जब एनोड में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया और H2S2O8 में कन्वर्ट हो गया। HSO4 का होल 2 कर दो H2S2O8। ये मार्शल्स एसिड है। मार्शल्स एसिड का हाइड्रोलिसिस करोगे, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा H2SO5। H2SO5 ये भी सल्फर का एक एसिड है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब फिर आप परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाओ तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। बताओ कंप्लीट हो गया। तो ये याद नहीं रह सकता है, याद तो हो जाएगा, इजी है। यस सर। अब और एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे, ये जो H2SO5 है ना परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है कैरोस एसिड। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, कैरोस एसिड। आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसका स्ट्रक्चर H2S2O8 का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर LDS में आपको पढ़ाया गया था ना कि सेंट्रल मेटल एटम बीच में डालना है, कॉर्नर वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, बीच वाला ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर्स में रहेगा। तो ये सारे LDS के रूल्स को आप फॉलो करके आप ट्राई करना इनका स्ट्रक्चर्स बनाने का। H2SO5 जो कि कौन है, ये कैरोस एसिड है। ये क्या है, ये मार्शल्स एसिड है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, नाम से आप फोकस करो ना, पर ऑक्सो, पर ऑक्सो मतलब इस वाले कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो -1 पे है, सब नहीं कुछ, वो आपको स्ट्रक्चर देखकर पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो पर ऑक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड मतलब इस कंपाउंड में भी कुछ ऑक्सीजन -1 पे है, पर लगा हुआ है मतलब -1 पे है। कौन कौन -1 पे है, आप स्ट्रक्चर बताओगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो अभी के लिए इतना, ठीक है, आप इनको पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होना, पर ऑक्सो लगा है मतलब ऑक्सीजन -1 पर है। कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। तो यस दो सर। दो प्रिपरेशन मेथड हो गया हमारा, एक तो हो गया बेरियम परऑक्साइड से, ठीक है, एक हो गया बेरियम परऑक्साइड से, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, जिसमें आपको क्या मिलता है, मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड का हाइड्रोलिसिस करोगे कैरोस एसिड, कैरोस एसिड का हाइड्रोलिसिस करोगे H2O2। बताओ कैसे याद हो गया ये। तो कुछ नहीं है, आपको याद करना है, अगर आप चाहोगे तो कर लोगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है। ये देखो ओरली याद हो गया आप तो, कि आपको
H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलता है, एनोड पे मार्सल्स एसिड मिलता है। मार्सल्स एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाओ, कैरोस एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाओ, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड, काम खत्म। चलो अब चलते हैं हम लास्ट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, H2O2 का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पे प्योर स्टेट में H2O2 का कलर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, पेल ब्लू कलर का होता है। दिस इज H2O2, कलर याद रख लेना, पेल ब्लू कलर। और ये जो पॉइंट दिया गया है ना, देखो ये मतलब जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा, मतलब ये जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो वो क्या बोल रहा है, H2O2 इज मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। मतलब क्या है कि अगर आप H2O2 पानी में मिलाओगे तो ये मिल जाता है। तो देखो पानी में H2O2 मिलकर ये हाइड्रेट बना लेता है। और देखो नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको मतलब नॉलेज के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि H2O2 पानी के साथ हाइड्रेट बना लेता है और मेल्टिंग पॉइंट 221 केल्विन का तक इस हाइड्रेट का हो जाता है। ये जो हाइड्रेट बनता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 221 केल्विन तक पहुंच जाता है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि H2O2 इज मिक्सिबल विथ वाटर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पेल ब्लू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। H2O2 इज अ पेल ब्लू कलर लिक्विड, पेल ब्लू कलर लिक्विड। ठीक है, हाइड्रोजन का कभी भी क्वेश्चन कुछ आए और पेल ब्लू लिक्विड के बारे में अगर वो बात करता हो तो आप कंक्लूड कर लेना कि वो H2O2 की बात कर रहा है। और ये मिसिबल है, H2O2 इज मिसिबल विथ वाटर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, एक H2O2 एक वाटर के मॉलिक्यूल को वो पकड़ लिया और मेल्टिंग पॉइंट भी 221 केल्विन हो गया है। बताओ कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। यस सर। चलो तो अब हम चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के तरफ। अब स्ट्रेंथ ऑफ देखो, फटाफट अब देख लो, फटाफट अब पढ़ लो, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मतलब यहाँ से हमारा H2O2 भी खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चर के बाद। तो फटाफट इसको देख लो, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो H2O2 की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको देखो यहाँ पे दो स्ट्रेंथ पढ़ना है, एक परसेंटेज स्ट्रेंथ, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको पढ़ना है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ना है। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या है, क्या है परसेंटेज स्ट्रेंथ? ये तो काफी सिंपल है, 100 ml के सोल्यूशन में कितना अमाउंट हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रेजेंट है बाय वेट, यही परसेंटेज स्ट्रेंथ हो जाता है। हाँ कि ना, जल्दी बताओ, हाँ कि ना? ठीक है, यस सर। अब देखो आप, तो स्ट्रेंथ की बात अगर कभी भी की जाए तो स्ट्रेंथ की बात जब भी बताया जाता है तो वो बाय वेट बताया जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, बाय वेट ही हमेशा स्ट्रेंथ निकलता है। और परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात हो तो हमेशा 100 ml सोल्यूशन हम लोग लेंगे, तो 100 ml सोल्यूशन में कितना हाइड्रोजन परऑक्साइड बाय वेट प्रेजेंट है वो देता है आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो ये तो काफी सिंपल हो गया। अब हम चलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है तो आप रीड कर लिए हो, वॉल्यूम इन ml per liter of oxygen liberated at NTP by the decomposition of 1 ml per 1 liter of the sample of hydrogen peroxide। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब मैं आपको अभी फॉर्मूला भी दूंगा और इसका मतलब भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है कि जब आप H2O2 का डिकम्पोजिशन करते हो, H2O2 डिकम्पोज होकर क्या देता है, ये डिकम्पोज होकर क्या देगा, वाटर और ऑक्सीजन। अब आप बैलेंस कर लो इसको, तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। ठीक है ना, तो अब आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का H2O2 में कितना है, -1 है, H2O में कितना है, -2 है, और O2 में कितना है, 0 है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी ये दिखा रहा है यहाँ पे, तो हालांकि वो हम बाद में देखेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, 2 moles of H2O2 gives 1 mole of oxygen। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2 moles of H2O2 gives 1 mole of oxygen। तो आपको पता है कि 1 mole of any gas at NTP occupies how many liter, 22.4 liter, राइट? हाँ कि ना, अरे बोलो। तो 1 mole of H2O2 will give 11.2 liter of oxygen gas, करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं है?
दो मोल रिएक्शन से आप देखो 2 मोल H2O2 का 1 मोल ऑक्सीजन दे रहा है, और आपको पढ़ाया गया था मोल कॉन्सेप्ट में कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर बाय वॉल्यूम एट एसटीपी या 10 TP। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल जब 1 मोल ऑक्सीजन दे रहा है तो 1 मोल H2O2 का कितना ऑक्सीजन देगा? 11.2 लीटर देगा। सही है ना? सही है ना? यस सर। तो अब आप पता कर लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा H2O2 का। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 11.2 इंटू मोलारिटी, 11.2 इंटू मोलारिटी। बन गया ना हमारा फॉर्मूला? बना कि नहीं बना? यस सर। H2O2 के लिए कभी भी अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर निकालना पड़े तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना पड़े H2O2 का तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? 11.2 इंटू मोलारिटी। अगर आपको नॉर्मलिटी के टर्म्स में निकालना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का नॉर्मलिटी के टर्म्स में क्या बन जाएगा? 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये सब चीज आपको देखो बताया गया था मोल कॉन्सेप्ट में। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का आप ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज हाउ मच? 11.2 इंटू मोलारिटी। कैसे आया आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मोल 1 मोल दे रहा है ऑक्सीजन का, तो 1 मोल H2O2 11.2 लीटर देगा ऑक्सीजन गैस का। तो अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है तो मल्टीप्लाई दिस विथ मोलारिटी, यू विल बी गेटिंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कंप्लीट हो गया? बताओ। यस सर। ठीक है, सो राइट डाउन दिस फॉर्मूलास, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आप लिख लेना। अब देखो अब हम चलते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज H2O2 का जो आपको कभी नहीं भूलना है वो है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसका स्ट्रक्चर। तो आप देखो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है। दिस इज एन ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो आप अपने अपने जो बुक है बगल में जो आप कॉपी रखे हो उसको आप थोड़ा सा ओपन करो। तो आप उसे ओपन करोगे तो ये पूरा उसी के तरह दिख रहा है, आप देख रहे हो। तो ये आपका अगर बुक है तो ये आपने इसे ओपन किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना आपका बुक, हाँ कि ना? बताओ। यस यस सर। सर। अब देखो यस सर। H2O2 में होता क्या है, देखो जो आपका बुक का जो बाइंडिंग है, डायगोनल जो है बुक बुक के दोनों प्लेन को जो जोड़ के रख रहा है, ठीक है ना, आप वहां पे 2 ऑक्सीजन रख दो। आपका फॉर्मूला क्या है? H2O2। ठीक है, 2 ऑक्सीजन आप वहां पे रख दो। अब ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को लेकर एक प्लेन में रहता है और दूसरा ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन को लेकर दूसरे प्लेन पे रहता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को लेकर इस बुक के प्लेन पे रहेगा और दूसरा इस वाले प्लेन पे रहेगा। तो ये जो आप 3D में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पूरा सही स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो समझ के बात को, देखो 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से परऑक्सी लिंकेजेस बनाकर जुड़े रहते हैं, मतलब दोनों ऑक्सीजन -1 पे रहता है। एक ये जो ऑक्सीजन है ये इस वाले हाइड्रोजन को लेकर एक प्लेन पे रहेगा, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन को लेकर दूसरे प्लेन पे रहेगा। मतलब आप इसको बेस्ट विजुअलाइज कर सकते हो। आप अपना बुक खोल लो और बुक का जो आपका बाइंडिंग है वहां पे आप 2 ऑक्सीजन को प्लेस कर दो। तो आपका जो बुक एक जो परपेंडिकुलर में रहेगा एक प्लेन, वहां पे एक हाइड्रोजन है, और जो हॉरिजॉन्टल में जो एक प्लेन है वहां पे एक हाइड्रोजन है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नॉन प्लेनर, ये चीज आप याद रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग आप ये याद रखना कि स्ट्रक्चर H2O2 का कैसा रहता है, नॉन प्लेनर रहता है, पहला चीज। दूसरा चीज आप देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे आप अगर आप ध्यान दो तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये H2O2 का गैसियस फेज का बनाया गया है।
और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये सॉलिड या फिर लिक्विड फेज का बनाया गया है, ठीक है, मतलब गैस फेज से अलग स्ट्रक्चर बनाया गया है H2O2 का सॉलिड फेज में। तो आप यहाँ पे एक चीज गौर करो, ठीक है, ये भी काम का चीज है कि जब आपका H2O2 गैस से सॉलिड फेज में जाता है ना, तो ये जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हो ना 94.8 से ये बदल जाता है 101.9 में, मतलब बढ़ जाता है। तो ये सवाल भी एक बार एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि H2O2 का जो स्ट्रक्चर है इसमें आप जो देख रहे हो O2H का जो बॉन्ड एंगल जो दिया गया है, ठीक है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल दिया गया है ये 94.8 डिग्री दिया गया है, कहाँ पे, गैसियस फेज में। बट यही बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है सॉलिड फेज में, कितना हो जाता है 94.8 से 101.9 डिग्री हो जाता है, 101.9 डिग्री हो जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी देखो डिस्टेंस में तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। O2O का डिस्टेंस गैसियस फेज में 147.5 पिकोमीटर था, यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली वही है। यहाँ पे ये जो O2H का बॉन्ड लेंथ है यहाँ भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फर्क बस आपको कहाँ पड़ रहा है, एक ये 94.8 डिग्री में और दूसरा ये इंटरफेसियल एंगल्स में फर्क पड़ रहा है। देखो ये गैसियस फेज में जो इंटरफेसियल एंगल्स था वो 111.5 था और सॉलिड में ये इंटरफेसियल एंगल्स रिड्यूस हो गया है, 111 से 90.2 में चल गया है। तो ये दो चीज पे आपको फोकस करना है, ये और ये। बात समझ गया ना, मतलब क्या है, O2H का बॉन्ड एंगल वो बढ़ जाता है और इंटरफेसियल एंगल्स, ये देखो ये एक प्लेन था ना, ये प्लेन 1 है, इंटरप्लेनर एंगल्स भी आप बोल सकते हो या इंटरफेसियल एंगल्स भी बोल सकते हो, ये प्लेन 2 है। तो इन दोनों प्लेन का एंगल भी देखो घट जा रहा है गैस से सॉलिड फेज की तरफ में। नहीं घटेगा क्या, आप खुद सोचो ना, गैस से आप सॉलिड जा रहे हो तो थोड़ा सा वो तो जो आपका इंटरप्लेनर एंगल है वो रिड्यूस होगा ही होगा। दिमाग लगाओ, आप कॉमन सेंस लगाओ, बताओ कंप्लीट हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। यहाँ पे 3 चीज आपको ध्यान रखना है, पहला तो ये नॉन प्लेनर है, दूसरा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 O दे देना, इधर इसको एक H इसको एक H, दो अलग अलग प्लेन में रहेंगे, यहाँ ऑप्शन पे -1 यहाँ -1, काम खत्म, ठीक है। इसका एंगल कितना है, ये 94.8 डिग्री है, इसको याद रख लेना, ये गैस फेज का है। सॉलिड फेज में जब आप जाओगे तो ये बढ़कर हो जाता है 101। अगर आप इंटरफेसियल एंगल्स की बात करोगे तो गैस से सॉलिड में ये घट जाता है, काम खत्म, आगे बढ़े। अदिति, नंदिति, स्वयं, सब हो गया ना, चलो चलो अब देखो और कितना बचा हुआ है, 74 है ना, ज्यादा नहीं है, हो जाएगा आज, चलो 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 हो जाएगा, 7 मिनट है, हो जाएगा। स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोरेज की बात अगर हम करें, इसको स्टोर हम कहाँ पे करते हैं, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आप इसको स्टोर जो है नॉर्मल ग्लास बॉटल्स में नहीं कर सकते हो, ठीक है। फटाफट थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग माइंड थोड़ा सा ओपन कर लो, रीड करो, जल्दी समझ आ जाएगा। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को नॉर्मल ग्लास बॉटल्स में स्टोर नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ग्लास बॉटल्स में स्टोर करोगे तो ये H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन में, तो आपका कोई मतलब ही नहीं बनता है H2O2 रखने का। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो H2O2 को हम स्टोर कहाँ पे करते हैं, H2O2 को स्टोर करने के लिए हम लोग पैराफिन वैक्स बॉटल्स लेते हैं या फिर हम लोग टेफ्लॉन बॉटल्स लेते हैं। तो इन बॉटल्स में अगर आप रखोगे H2O2 तो वो डिकम्पोज नहीं होता है और लंबे समय तक H2O2 के फॉर्म में ही रह जाएगा। बिकॉज H2O2 क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड वाटर ही तो है, ये ऑक्सीजनेटेड वाटर है। तो आप अगर इसको नॉर्मल बॉटल में रख दोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, फिर से पानी और ऑक्सीजन निकल जाएगा बाहर, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप जाके उस पानी को अगर आप 1800 में बेचोगे तो आपको पब्लिक बहुत मार मारेगा, चल नहीं मारेगा कि नहीं, बोलेगा क्या आप बेवकूफ बना रहे हो। डेफिनेट सी बात है, आप नॉर्मल पानी H2O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड वाटर बोलकर आप दे रहे हो, तो दैट्स रॉन्ग। तो इसीलिए इन H2O2 यानी ऑक्सीजनेटेड वाटर को स्टोर किसमें करते हैं, टेफ्लॉन के बॉटल्स में करते हैं या फिर पैराफिन के वैक्स बॉटल्स में करते हैं, ठीक है। अब आप और एक चीज देख लो, यहाँ पे ये की पॉइंट दिया गया है कि H2O2 का जो पानी होता है जब आप उसको टेफ्लॉन के बॉटल्स में रखते हो, जब आप उनको टेफ्लॉन के बॉटल्स में रखते हो तो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, अल्कोहल हो, एसिटामाइड हो, फॉस्फोरिक एसिड हो, एज अ स्टेबलाइजर आप यूज करते हो। अब इसका मतलब क्या है पता है, जैसे देख लो कि
H2O2 को लंबे समय तक अगर आपको H2O2 के फॉर्म में ही रखना है तो आप थोड़ा बहुत एसिड हो या फिर ग्लिसरॉल हो या फिर अल्कोहल वेरी इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट आप टेफ्लॉन बोतल में ऐड कर देते हो। तो उससे क्या होता है कि H2O2 काफी लंबे समय तक बिना डिकम्पोज हुए H2O2 के फॉर्म में रह जाता है। दैट्स स्टेबिलाईजर। स्टेबिलाईजर का मतलब क्या है कि वो डिकम्पोज होने नहीं देगा। बात समझ में आ गया? टेल मी। यस सर। क्लियर है ना? Yes, sir. ओके चलो, तो ये तो स्टोरेज की बात हो गया। यूजेस, यूजेस देख लो। तो यूजेस में कुछ खास नहीं है, आप पढ़ लो बस, ठीक है। इन ग्रीन केमिस्ट्री, इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ सियानाइड, रीस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशंस। तो देख लो कुछ खास नहीं है, पढ़ लो आप लोग फटाफट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स बॉटल्स या फिर टेफ्लॉन बॉटल्स, ठीक है। और इसमें हम लोग स्टेबिलाईजर्स भी डालते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसे आप रीड कर लो। तो ये सब आप रीड कर लो, ठीक है। H2O2 का यूज क्या है? एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है, मार्केट में पेराहाइड्रोल के फॉर्म में बिकता है, ठीक है। डेली लाइफ में हेयर ब्लीच, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। डायग्राम भी आप देख लो, आप लोग गर्ल्स लोग अगर कभी ब्लीचिंग करवाए हो हेयर का तो देखो वहां पे H2O2 का यूज होता है, ठीक है। तो ये सब आप यूजेस आप लोग रीड कर लो, ये भी यूजेस आप रीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से कुछ खास इंपॉर्टेंट मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो कुछ खास यूजेस नहीं है, ये ब्लीचिंग एजेंट थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। H2O2 is used as a bleaching agent in other industries, in textile industries, fats, leather industries, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे आप यूज करते हो H2O2 का। और देख लो हाइड्रोक्विनोन बनाने के लिए, अच्छा ये देखो आगे आप रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है। आगे आप रिएक्शंस पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, तो ये भी आप याद कर सकते हो कि जब आपको हाइड्रोक्विनोन बनाना है तो आप H2O2 का यूज करते हो। टर्टरिक एसिड बनाना है, टर्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है टर्टरिक एसिड? टोमेटो। टर्मरिन। कहाँ पे? टर्मरिन। यस, इमली, इमली में पाया जाता है टर्टरिक एसिड। ओके, टमाटो में भी पाया जाता है। आई डोंट नो, टमाटो के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट इमली के बारे में मुझे पता था। तो टर्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, ओके। तो ये हो गया, तो ये सब थोड़ा सा आप रीड कर लेना। अब ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन, चलो देखो ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन क्या है। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन क्या है? तो ऑटो का मतलब क्या है पता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। अब देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ऑटो ऑक्सीडेशन और ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या बनता है? तो आप देख सकते हो रिएक्शन में, रिएक्शन आप देख सकते हो और आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है। चलो देख बने रहो और 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H2O2 में ऑक्सीजन कितने पे रहता है? आप बताना कितने पे रहता है? -1 पे। हाँ, तो एक ही रिएक्शन में आप देखो ऑक्सीजन -1 से 0 में चले जा रहा है और ऑक्सीजन -1 से -2 में चले जा रहा है। ऑक्सीजन -1 से 0 में जब जा रहा है तो वो कर क्या रहा है? अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, ऑक्सीडेशन, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो कैसा एजेंट काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे वो -1 से -2 में जा रहा है, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है। अगर वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है मतलब वो कर क्या रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है मतलब वो कर क्या रहा है? अपना रिडक्शन। Oxidation. अरे रिडक्शन कर रहा है ना, अपना अपना वो घटा रहा है ना। -1 से -2 मतलब वो घटाया ना, अपना घटाया तो वो खुद का क्या किया? खुद का रिडक्शन किया। तो एजेंट कैसा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। Yes, sir. हाँ, तो देख लो यहाँ पे वही चीज होता है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज है, ये जो ऑटो ऑक्सीडेशन और ऑटो रिडक्शन जो होता है वो इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इनमें से आपको कुछ भी एज ए कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। मेनली हम लोग यहाँ पे प्लैटिनम MnO2 एज ए कैटलिस्ट हम लेते हैं, और कुछ नहीं है ये। अब आप देख लो यहाँ पे H2O2 के साथ कंबाइन करके आपको क्या देता है? H2O + O2 देता है। जो रिएक्शन मैंने अभी आपको लिखा था ना आपके सामने कि 2H2O2 डिकम्पोज होकर क्या देता है? H2O + O2, जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया था कि 2 moles of H2O2 gives 1 mole of oxygen।
तो वही चीज है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 पे, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 पे, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 पे, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 पे। तो ये -1 से 0 गया, ये -1 से कितना में चले गया, 0 में चले गया, राइट। तो -1 से 0 में गया, मतलब ये क्या किया अपना, -1 से 0 में गया, मतलब ये क्या किया अपना, ऑक्सीडेशन किया, राइट। और ये -1 से -2 में गया, मतलब ये क्या किया, रिडक्शन किया। और एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है, रिडक्शन भी दिख रहा है, मतलब ये कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। और ये रेडॉक्स के अंदर एक स्पेशल रिएक्शन में आता है जिसका नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि इस सिंगल रिएक्शन में एक एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, सिंगल एलिमेंट ऑक्सीजन, वो आपको 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में नजर आ रहा है। ये जो आपको ऑक्सीजन जो है वो आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, 0 में नजर आ रहा है, -1 में नजर आ रहा है, -2 में नजर आ रहा है। तो अगर एक रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट आपको 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखे तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, मींस इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन ऑफ H2O2। क्या H2O2 किसी का मदद लिया, किसी दूसरे रिएजेंट का मदद लिया अपने आप को रिड्यूस करने के लिए? नहीं लिया। वो खुद से रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज भी हो गया और रिड्यूस भी हो गया। खुद से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज भी हो गया, रिड्यूस भी हो गया। बताओ क्लियर है? यस सर। बताओ क्लियर है? यस। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो एसिडिक मीडियम, तो देखो ये सब आप लोग रेडॉक्स में पढ़ चुके हो, ये सब आप लोग रेडॉक्स में पढ़ चुके हो। जो रेडॉक्स नहीं पढ़े हो आप लोग देखो, ये आप थोड़ा सा देख लेना। तो H2O2 जो है, देखो और एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ H2O2 का। H2O2 जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है H2O2 का, कि इट कैन एक्ट बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि आप यहाँ पे देखे हो अभी, कि H2O2 जो है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर सकता है और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है। बताओ कंप्लीट हुआ? यस सर। चलो अब आप देखो यहाँ पे। यस सर। तो जब आप Fe2+ का रिएक्शन H2O2 के साथ करवाते हो तो Fe2+ किस में बदल जा रहा है, Fe3+ में। मतलब Fe2+ का वो क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। देख रहे हो? तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आपको यहाँ पे बता रहा है H2O2 का एसिडिक मीडियम में। तो देख रहे हो यहाँ पे ये H+ क्या इंडिकेट कर रहा है, द मीडियम इज एसिडिक। जब लेड सल्फाइड का आप रिएक्शन H2O2 के साथ करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, लेड सल्फेट में। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सल्फर कितना पे है, लेड सल्फाइड में -2 पे है। और यहाँ पे सल्फर कितना पे है, लेड सल्फेट में सल्फर कितना पे है, कितना पे, जल्दी बताना। +2। +2 पे है। सब +6। वेरी गुड, +6 पे है। ठीक है, ये आपका +2, ये -8 हुआ ना, +2 -8 इज -6, तो सल्फर कितने पे है, +6 यस पे। सर। यस। हाँ, तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया, लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करवाया या नहीं करवाया, करवा दिया ना ऑक्सीडेशन, -2 से +6 ले गया। उसी तरीके से आप देखो रिड्यूसिंग एक्शन देख लो। अब ये देखो, ये तो आप लोग को रट लो, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एमिनो, ये आप पढ़े भी हो रेडॉक्स में, MnO4- को कन्वर्ट कर देता है किसमें, Mn2+ में। ठीक है, तो ये आप देख लो। ठीक है, अब बाकी के जो रिएक्शंस है वो हम लोग, अब ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 स्लाइड ही बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास देख लेंगे। ठीक है, बाकी के जो रिएक्शंस है हम लोग नेक्स्ट क्लास देख लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके यस Yes, सर। sir.